जय हिंद साथियों, मैं पवन पारासर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। और देखो, हमने जो कार्यपालिका शक्तियां था उनको 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। नंबर 1, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। क्या बांटा था? नियुक्ति संबंधी शक्तियां। और दूसरा जो बांटा था वो था राजनैतिक शक्तियां। या तीसरा, ऐसा नहीं है क्रम से हो, क्रम जरूरी नहीं है। और तीसरा था, आप कैसे भी लिख सकते हो, 2 नंबर पे यहाँ कर सकते हो, सैनिक शक्तियां। इस तरीके से हमने बांटा। तो पिछली क्लास में हमने नियुक्ति संबंधी शक्तियों को क्या किया था? कंप्लीट किया था। और उसमें हमने लगभग सारी शक्तियों को पढ़ लिया कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है। हमने अनुच्छेद 75 पढ़ा, 76 पढ़ा, 148 पढ़ा, 155, 239, 344, 263, 279, 324, 316, 217, 338, 338 भी। इस तरीके से लगभग 16-17 अनुच्छेद पढ़ा। और कुछ गैर संवैधानिक संस्था हैं जिनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। गैर संवैधानिक संस्था वो हैं जिनका निर्माण संविधान में तो है नहीं, संसदीय अधिनियमों के द्वारा जिनकी स्थापना की गई है, वो गैर संवैधानिक संस्था होती हैं। अब हमारी जो शक्तियाँ आती हैं वो आती हैं राजनीतिक शक्तियाँ। देखो, राष्ट्रपति के जो भारत के जितने भी सारे राजनीतिक कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राजनीतिक शक्तियों में हम देखते हैं कि सभी जो कार्य होते हैं, सभी राजनीतिक नैतिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राजनीतिक कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उन पर जो मोहर लगती है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जैसे किसी देश से कोई संधि करनी है, कोई समझौता करना है, तो भले ही करता प्रधानमंत्री है, परंतु वो किसके नाम से करता है? राष्ट्रपति के नाम से करता है। उन पर अंतिम मोहर राष्ट्रपति की लगती है। दूसरी बात करें, देखो, जो विदेशों में राजदूत और उच्चायुक्त इनकी जो नियुक्ति करता है, दूतावास कहते हैं, राजदूत, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। विदेशों में जो भारत के, देखो क्या होता है, प्रत्येक देश में क्या होते हैं? राजदूत होते हैं। क्या होते हैं? राजदूत उच्चायुक्त सेम है, परंतु थोड़ा सा अंतर ये है कि जो देश ब्रिटेन के क्या रहे हैं? उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनी रहे हैं, गुलाम रहे हैं। क्या रहे? कॉलोनी रही हैं, गुलाम रहे हैं। यानी जो ब्रिटेन के क्या रहे? गुलाम। वहाँ पर देशों में उनका जो एक संगठन है उसे कहते हैं राष्ट्र संघ। क्या कहते हैं? राष्ट्र संघ, कॉमनवेल्थ। तो वहाँ पर अगर नियुक्ति की जाएगी तो वो की जाएगी उच्चायुक्त की, और अन्य देशों में उसे बोला जाता है राजदूत। देखो, प्रत्येक देश का, जैसे अमेरिका में भारत का है और अमेरिका का भारत में, सारे देशों को जो लगभग यूएनओ के सदस्य हैं उनके हर एक देश में होते हैं। और वहाँ पर उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता है। जब जैसे हमने अनुच्छेद 14 पढ़ा था, उस समय भी देखा था कि जो राजदूत होते हैं, उच्चायुक्त वगैरह होते हैं, उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
और वहाँ पर अपनी जो जैसे इकोनॉमी में पढ़ोगे तो वो अलग क्षेत्र होता है, वहाँ हमारी जो पुलिस होती है, हमारी प्रशासन व्यवस्था होती है, उनको शक्ति प्राप्त नहीं होती है। उनकी जो बाउंड्री है, जहाँ पर वो रह रहे जो क्षेत्र है, वहाँ हमारी पुलिस, हमारे देश के कानून लागू नहीं होते हैं। एक तरह से उस देश का वो क्षेत्र है, उस देश की वो सीमा है। जब आप जैसे कि इकोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें राष्ट्रीय आय वगैरह CLR ये पढ़ोगे तो उसमें ये पढ़ोगे कि उसमें उनकी आय को शामिल नहीं किया जाता है, इस तरीके से। तो और जो राजदूत की नियुक्ति करता है, वो जो विदेशों से राजदूत आते हैं उनका स्वागत करना और उनको नियुक्ति देना भारत में, वो भी सारे काम किसके होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राजनीतिक शक्तियाँ ये हैं राष्ट्रपति की, ये सारे कार्य किसके नाम से किए थे? राष्ट्रपति के नाम से। और राजदूत विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है और यहाँ पर जो राजदूत आते हैं उनकी स्वीकृति प्रदान करता है और उनका स्वागत करता है। इस तरीके से राजनीतिक शक्तियाँ हुई। अब सैनिक शक्तियों की बात करें तो देखो, अनुच्छेद हमारा जो 53 है उसमें एक पॉइंट लगा हुआ है कि जो संघ की रक्षा बल होंगे वो सब राष्ट्रपति के नियंत्रण में कार्य करेंगे। किसके? राष्ट्रपति के नियंत्रण में। और जल सेना, वायु सेना, थल सेना, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है और जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो रासायनिक शक्तियों में देखें कि जो तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के अंडर में ही सेना रहती हैं। तो परंतु देखा जाए तो राष्ट्रपति, हम देखेंगे कि अभी विवेकाधीन शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के और प्रधानमंत्री के अनुसार कार्य करता है। तो हमारी राजनीतिक शक्तियाँ हुई, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ और सैनिक शक्तियाँ। इस तरीके से हमारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होती हैं समाप्त। क्या होती हैं? समाप्त। अब देखेंगे विधायी या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। नंबर 2, नंबर 2, राष्ट्रपति की विधायी या विधायिका संबंधी, विधायी या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ क्या है? संबंधी शक्तियाँ। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 123। इस 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। अब जो अध्यादेश है, तो अध्यादेश सवाल आएगा कि राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति है, या सैनिक शक्ति है, या कोई अन्य शक्ति है? तो ध्यान रखना, जो अध्यादेश संबंधी शक्ति है यह राष्ट्रपति की
विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति है। जब मैंने वो चार्ट बनाया था तो खूब समझाया था, शक्ति है। कैसी है? विधायी शक्ति है। अब देखो अध्यादेश कब जारी किया जाएगा, अध्यादेश जारी कब किया जाएगा। तो अध्यादेश जो जारी करने का आधार है वो आधार है, देखो साहब हमने देखा कि हमारे यहाँ कौन होती है, संसद, और संसद के कितने सदन, 2, लोकसभा और राज्यसभा। अब कोई कानून है, क्या है, कोई कानून है, तो कानून इसकी शुरुआत यहाँ हो सकती है और इसकी शुरुआत यहाँ हो सकती है। कानून की शुरुआत, सामान्य जो कानून है उसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। यदि इसकी शुरुआत यहाँ हुई है तो यहाँ से पारित होने के बाद यहाँ जाएगा। यदि इसकी शुरुआत लोकसभा में हुई है तो राज्यसभा में जाएगा। यानी कानून का निर्माण दोनों मिलकर के करते हैं। कानून का निर्माण कौन करती है? संसद। यानी दोनों सदन मिलकर बनते हैं, दोनों सदन मिलकर के ही कानून का निर्माण करते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें कि मान के चलो कि राज्यसभा का तो सत्र चल रहा है, राज्यसभा तो बैठक कर रही है, परंतु लोकसभा की बैठक नहीं हो रही। एक तो स्थिति ये बनती है कि राज्यसभा की तो बैठक हो रही है संसद में, परंतु लोकसभा की बैठक नहीं हो रही। देखो ध्यान रखना, 365 दिन की बैठक नहीं होती, परंतु दूसरी कंडीशन ये बनती है कि इसकी तो बैठक हो रही और इसकी नहीं हो रही, या दोनों की बैठक नहीं हो रही, या दोनों की बैठक नहीं हो रही हो। तो देखो, जब संसद के किसी एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में नहीं हो, अर्थात वो बैठक नहीं कर रहे हो, और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कानून की क्या है, सख्त आवश्यकता है, क्या है, कानून की सख्त आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश का वही अर्थ होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का, परंतु फर्क ये होता है कि संसद का कानून स्थायी होता है और अध्यादेश का कैसा होता है? अस्थायी होता है, क्योंकि बाद में फिर संसद से क्या लेनी पड़ेगी? इसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति। तो अध्यादेश कैसी शक्ति है? एक विधायी शक्ति है। कैसी है? विधायी शक्ति है। तो जारी कब किया जाएगा? जब संसद के एक सदन अथवा दोनों सदन बैठक में, सत्र में ना हो। एक ही बात है, सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को लगता है, राष्ट्रपति का लगने का मतलब मंत्रिपरिषद को लगता है, पर या तो राष्ट्रपति को लगता है कि देश को कानून की सख्त आवश्यकता है। जब संसद का एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को लगता है कि देश को कानून की सख्त आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? सख्त आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश
अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। देखो साहब, यानी जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन की बैठक नहीं हो रही हो, या दोनों सदन वो सत्र में नहीं हो, या एक हो सकता है एक नहीं हो, तो कानून नहीं बन सकता। और ऐसी स्थिति हो और राष्ट्रपति को लगता है कि इस समय कानून की बहुत आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखो साहब, बात आती है कि ऐसे क्यों प्रावधान किया गया। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान निर्माण करता थे, तो उन्होंने कहा कि भैया संसद की जो बैठक है वो हमेशा तो नहीं चलती रहती, हमेशा नहीं चलती रहती है, परंतु मान के चलो कोई अचानक ऐसी आपदा आ गई, स्थिति आ गई, कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या किसी देश ने आक्रमण कर दिया, तो ऐसी अब जब तक संसद के सत्र को बुलाएंगे और संसद में लंबी चर्चा होगी, तब तक तो हम उसको कानून बनाने लायक ही नहीं रहेंगे। मान के चलो किसी देश ने आक्रमण कर दिया, फिर हम सब व्हिप जारी कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी, और अलग अलग पार्टी फिर संसद में एकत्रित हो रही है और फिर कानून को पारित कर रही है किसी देश ने आक्रमण, तो फिर हम उसको पारित करने लायक ही नहीं रहेंगे। इसलिए संविधान में प्रावधान कर दिया गया कि ऐसी स्थिति अगर लगती है तो राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, और वो उस स्थिति से निपट सकता है। और अध्यादेश का वही अर्थ होगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का अर्थ होता है। अध्यादेश का क्या अर्थ होगा? वही अर्थ होगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। परंतु अब ऐसे तो कोई भी अध्यादेश जारी कर लेगा, फिर भाई ये सरकार की इनकी क्या जरूरत थी ऐसा कर ले, तो ऐसे नहीं हो सकता। कानून का जो निर्माण का कार्य है वो तो संसद का है। अध्यादेश जारी कर दिया, परंतु जब संसद की बैठक होगी, जब संसद की बैठक होगी तो 7 सप्ताह के भीतर अगर इस कानून की स्वीकृति मिल जाती है तो वो स्थायी रूप से लागू हो जाता है। परंतु यदि 7 सप्ताह में 42 दिन में अगर अनुमति नहीं देती है तो वो कानून क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो 7 सप्ताह के भीतर बाद में जब बैठक होती है तो 7 सप्ताह के भीतर उसे क्या मिलनी चाहिए? अनुमति मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? और यदि अनुमति 7 सप्ताह के भीतर दे देता है तो कानून स्थायी रूप से लागू हो जाता है। परंतु अगर 7 सप्ताह तक बैठक के बाद तक अनुमति नहीं देता है तो वो कानून क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब परंतु समस्या ये उठी कि 7 सप्ताह की जो गणना कब की जाएगी। जैसे मान के चलो कि हमारी संसद है और इसका लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। मान के चलो अध्यादेश जारी कर दिया, इसके बाद जो बैठक हुई वो राज्यसभा की बैठक हो रही, स्टार्ट हुई कौन सी तारीख से? जैसे आज तारीख कौन सी है? 11 जनवरी 2021 को बैठक हुई, तो क्या इस डेट से, या फिर लोकसभा की बैठक हो रही है साहब 21 जनवरी 2020 से, 21 जनवरी 2020 से, यानी जो 7 सप्ताह की गणना है तो 21 जनवरी 2021 से किसकी बैठक हो रही है? लोकसभा की। तो जो 7 सप्ताह की गणना है वो जब दूसरा सदन, यानी जो अलग अलग डेट में ये तो सदन बैठक में आते हैं, सत्र शुरू होते हैं, तो जो 7 सप्ताह की गणना है वो दूसरे सदन की बैठक से की जाएगी, दूसरे सत्र की बैठक से की जाएगी। इस तरीके से इसका जो प्रक्रिया है वो इस तरह का एक अध्यादेश है। तो देखो अध्यादेश का कैसी शक्ति है? एक विधायी शक्ति है। कैसी है? विधायी शक्ति। अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? तो अध्यादेश जब संसद का एक सदन अथवा दोनों सदन की बैठक नहीं हो रही हो, सत्र में नहीं हो, और राष्ट्रपति को लगता है कि देश के लिए कानून की बहुत सख्त जरूरत है, सख्त आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है।
क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश का वही अर्थ होगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का। तो अध्यादेश का वही अर्थ होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का। तो हम लिख सकते हैं कि अध्यादेश का वही अर्थ होता है, वही अर्थ होता है, वही अर्थ होता है जो संसद द्वारा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का, बनाए गए कानून का, बनाए गए कानून का। परंतु जो अध्यादेश होता है वो कैसा होता है? अस्थायी। परंतु अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून, बनाया गया कानून अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि अगर 7 सप्ताह में संसद ने स्वीकृति नहीं दी तो वो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। और 7 सप्ताह में यदि क्या दे देती है? अनुमति दे देती है, तो वो कानून क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो अब देखते हैं अध्यादेश का समय, टाइम, कितने समय तक मान्य होगा। तो अध्यादेश का टाइम, समय, अध्यादेश का समय अध्यादेश की अवधि, अध्यादेश की अवधि, टाइम पीरियड। देखो साहब, अध्यादेश की अवधि है यदि संसद के पुनः बैठक से 7 सप्ताह तक, संसद के अवधि में अध्यादेश की अवधि, अध्यादेश की अवधि संसद के अवधि, संसद के सदन की, संसद की पुनः बैठक से, पुनः बैठक से 7 सप्ताह तक, 7 सप्ताह तक यदि दोनों सदन अलग अलग समय में, अलग अलग दिनांक को पुनः बैठक करते हैं तो 7 सप्ताह की गणना, 7 सप्ताह की गणना दूसरे सदन की बैठक से की जाएगी। कब की जाएगी? यदि ये देखो संसद के 2 सत्र हैं,
अगर एक साथ इनकी बैठक शुरू होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 सप्ताह मान्य रहेगा। परंतु यदि अलग अलग बैठकों में अलग अलग दिनांकों को अलग अलग टाइम में इनकी बैठक हो रही है, कोई पहले शुरू हो गया कोई बाद में, तो जो 7 सप्ताह की गणना है वो 7 सप्ताह की गणना दूसरे सदन की बैठक से की जाएगी। और 7 सप्ताह में यदि स्वीकृति दे देते हैं, यदि 7 सप्ताह में 7 सप्ताह के अंतर्गत अध्यादेश को स्वीकृति मिल जाती है तो वह स्थायी कानून बन जाता है, बन जाता है। और स्वीकृति नहीं देती तो समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। परंतु अगर अधिकतम समय की गई, देखो संसद की पुनः बैठक से अध्यादेश की जो अवधि है वो 7 सप्ताह है। कितनी है? 7 सप्ताह तक रह सकती है। परंतु देखो संसद की जो बैठक है वो 6 माह तक होनी, 6 माह के भीतर होनी चाहिए। 6 माह से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। यानी कहा गया है कि जो संसद के सत्रों की बैठक है वो 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब मान के चलो अनुच्छेद 85 कहता है अधिकतम अवधि की बात करें तो देखो अधिकतम अवधि की बात करें तो बैठक से तो 7 सप्ताह है, बैठक के बाद अध्यादेश की अवधि कितने सप्ताह रह सकती है? केवल 7 सप्ताह तक रह सकती है। परंतु अधिकतम अवधि की बात करें, अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम अवधि देखो मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के सत्रों के बीच, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने माह? 6 माह। अब मान के चलो अभी जो महीना है जैसे जनवरी है, जनवरी में संसद का सत्र समाप्त हुआ। कब हुआ? संसद का सत्र कब समाप्त हुआ? जनवरी में। अब जनवरी में संसद का सत्र समाप्त हुआ और जनवरी में क्या जारी कर दिया? अध्यादेश जारी कर दिया। जैसे ही सत्र समाप्त हुआ और वैसे ही अध्यादेश जारी कर दिया। अब जैसे ही इसकी जनवरी में बैठक समाप्त हुई तो अब इसकी बैठक अनिवार्य करना कब है? 6 माह बाद। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जून में तो बैठक होगी। जून से पहले बैठक करनी होगी, जून के बाद बैठक नहीं जाएगी। तो 6 माह तो ये हो गए। कितने माह? 6। अब कह रहा है बैठक, अब यहां तो बैठक क्या हुई? समाप्त हुई थी बैठक। अब यहां पुनः हो रही है, तो इन पुनः होगी अनिवार्य है, ऐसा अनुच्छेद कौन सा कहता है? 85 कहता है। तो इनके बीच में 2 सत्रों के बीच में 6 माह। अब कह रहा है कि पुनः बैठक के बाद कितने सप्ताह तक ये लागू रह सकता है? 7 सप्ताह तक लागू रह सकता है। तो देखो 6 माह तो ये हो गए और 7 सप्ताह ये हो गए। इस तरीके से अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है वो कितनी हुई? 6 माह 6 सप्ताह। परंतु जो सत्र की बैठक से कितने सप्ताह है? 6 माह है। तो अधिकतम अवधि और सत्र की बैठक के बाद अधिकतम अवधि पूछता है, पुनः सत्र की बैठक के बाद अधिकतम अवधि पूछता है तो 7 सप्ताह ही होगी। तो अधिकतम अवधि तो 6 माह 7 सप्ताह नहीं है वो, मैंने जहां 7 सप्ताह बोला है ना, जहां लिखाया है, सॉरी, वहां कितने सप्ताह कर लेना? 6 सप्ताह कर लेना भाई।
सॉरी, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, जो मैंने 7 सप्ताह बोला है वहाँ कितने सप्ताह है? 6 सप्ताह है। जो सांशिक 42 मैंने दिन भी बोला था, सत्तू तो 49 होता है, मैंने 42 दिन बोला था ना। तो मैंने कभी कहता हूँ ना कि भावनाओं को समझा करो, भावनाओं को समझा करो, वैसे कुछ नहीं रखा, जो कुछ भी है भावनाओं में, तो भावनाओं पर ध्यान देना है। मैं जो बताना 42 दिन बोला और मैंने लिखा कितना? 7 सप्ताह, और 7 सप्ताह का मतलब होता है 49 दिन, और 42 दिन का मतलब होता है 6 सप्ताह। तो मैंने 42 दिन भी बोला है, तो कितने सप्ताह है? 6 सप्ताह, यानी 6 माह 6 सप्ताह तक, 6 माह 6 सप्ताह तक ये अधिकतम अवधि है। परंतु दूसरे तरीके से अगर वो पूछता है कि संसद की पुनः बैठक के बाद, पुनः बैठक के बाद अवधि कितनी होगी? तो 6 सप्ताह होगी। कितनी होगी? 6, जहाँ 7 बोला है 6 कर ले। अब ये कहता है संसद की पुनः बैठक के बाद अधिकतम अवधि, यहाँ भी अधिकतम लगा दे, अधिकतम अवधि तो भी कितनी होगी? 6 सप्ताह होगी। परंतु केवल ये देता है कि अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसका आंसर होगा 6 माह 6 सप्ताह। इस तरीके से राष्ट्रपति का अध्यादेश संबंधी शक्ति ये देखी। परंतु अब सवाल उठता है, क्या अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? देखो, अध्यादेश को सामान्यतः न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु राष्ट्रपति असद्भाव से यदि अध्यादेश जारी कर रहा है, जैसे कि कोई कानून है और उसे संसद में ला रहे हैं और संसद उसे बार बार अस्वीकृत कर रही है, पारित नहीं कर रही है, तो फिर राष्ट्रपति क्या कर रहा है कि अध्यादेश के माध्यम से आगे बढ़ाते जा रहा है। जैसे मान के चलो, जैसे ही 6 सप्ताह 6 माह 6 सप्ताह हुए, फिर अध्यादेश जारी कर दिया उससे पहले ही, समाप्त होने से पहले ही। तो ऐसे करते करते अगर लंबे टाइम तक उसको ले जा रहे हैं और संसद उसको पारित नहीं कर रही है, और आप उस कानून को, अध्यादेश के, ऐसा कानून है जो देश इसके खिलाफ है, राजनीतिक लाभ के लिए है, और उस पर अगर अध्यादेश जारी किया जा रहा है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। सामान्यतः उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से ये हुई साहब अध्यादेश। अब हमारी जो विधायी शक्ति चल रही है, तो उसमें सबसे पहले हमने देखा अनुच्छेद 123। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि अध्यादेश कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। अब देखते हैं अनुच्छेद 123 देखा, इसके बाद देखो जो अनुच्छेद है वो है 131। 131 अभी तो अप्रभावी है, अब इसका कोई प्रभाव नहीं है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। परंतु इसमें जो प्रावधान था, वो प्रावधान ये था कि राष्ट्रपति को लगता है कि जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में कोई आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति चुन करके नहीं आया है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि जो चुनाव हुए हैं उसमें कोई आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति चुन के नहीं आया है, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को, 2 व्यक्तियों को लोकसभा में क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ऐसा प्रावधान क्यों किया गया मेरे दोस्तों? ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि आंग्ल भारतीयों की जनसंख्या बहुत कम है। आंग्ल भारतीय का पहले तो मैं अर्थ समझा दूं। आंग्ल भारतीय का मतलब है कि जिसके पिता यूरोपियन हो और माता भारतीय हो, उनकी जो संतानें होंगी वो क्या कहलाएंगी? आंग्ल भारतीय। कैसे साहब? जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करने आए, तो यहाँ पर उन्होंने क्या की? कुछ शादियाँ की। तो किसने शादी की? अंग्रेज ने। यानी जो पति है वो कौन है? यूरोपियन है, ब्रिटेन का है, अंग्रेज है। और जो माता है वो कौन है? भारतीय। तो उनकी जो संतानें हैं, अब जब अंग्रेज यहाँ पर रह गए, कुछ अंग्रेज रह गए, बाकी चले गए, उनको भारत अच्छा लगा, तो उनकी जो संतानें हैं वो आंग्ल भारतीय कहलाती हैं। और वो जनसंख्या में बहुत कम होंगे। क्या होंगे? जनसंख्या में बहुत कम होंगे। तो अब वो चुन करके तो आ नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के लिए प्रावधान कर दिया गया कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। परंतु आप देखते हो कि लोकतंत्र में जो चुनाव के माध्यम से जीत करके आता है, और चुनाव हमारे यहाँ जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किए जाते हैं।
तो अब उनकी तो संख्या बहुत कम है, चुनाव जीतना संभव नहीं है, तो ऐसे लोगों को 2 लोगों को मनोनीत कर सकता था। परंतु अब इसे क्या है कि जो अनुच्छेद 334 है, इसमें आरक्षण की जो राजनीतिक आरक्षण था उसकी मैंने आरक्षण वाली क्लास में समझाया भी था, इसकी अवधि को बढ़ाया गया है, परंतु इसको 10-10 साल करके बढ़ाया गया है। अभी 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन जो लास्ट संविधान संशोधन हुआ है जनवरी 2020 में, अब इसके द्वारा जो अनुच्छेद 330 है, इसमें जो लोकसभा है, लोकसभा में SC और ST को आरक्षण है, और 331 में मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में आरक्षण है, आंग्ल भारतीय कहां पर, लोकसभा में। और 332 में विधानसभा में किसको, SC ST को आरक्षण है। और अनुच्छेद 333, इसमें विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य को क्या कर सकता था, मनोनीत कर सकता था। कहाँ, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को, आंग्ल भारतीय। और 334 में इनकी अवधि दी गई है, तो स्टार्टिंग में 10 वर्ष के लिए था, इसे हर बार 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 25 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। परंतु अनुच्छेद 331 है, सॉरी 331 और अनुच्छेद 333, 31 में तो लोकसभा में और 33 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन, इनकी अवधि को नहीं बढ़ाया गया है। 330 और 332 की अवधि को 80 साल के लिए कर दिया गया है, परंतु इनकी अवधि को नहीं बढ़ाया गया है। तो अब वर्तमान में इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो परंतु लिख लेते हैं, पूछ सकता है, यहां से करंट से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331, राष्ट्रपति लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था, मनोनीत कर सकता था, परंतु 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इनकी अवधि को नहीं बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया नहीं तो ये 70 वर्ष तक लागू रहा, अब लागू नहीं रहेगा। तो मनोनीत कर सकता था, अब वर्तमान में मनोनीत नहीं करेगा। इस तरह अभी भी जो हमारी लोकसभा है इसमें भी कोई एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया गया। बाकी चुनाव के द्वारा वो जीत करके आ सकता है, परंतु इस तरह से वो जीत करके नहीं, सॉरी इस तरह से उनकी अब पहले नियुक्ति की जाती थी, अब इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो अनुच्छेद 331 कहता है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, और लोकसभा मतलब विधायिका से है। तो ये था, बाकी इसको अब बंद कर दिया गया है। इस तरीके के बाद अगर देखें तो एक अनुच्छेद है हमारा 80, कौन सा है, 80 अनुच्छेद है, और ये कहता है 80 अनुच्छेद कि राष्ट्रपति
राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने? जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित होने चाहिए। इन 4 क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में, और इनको क्रम से याद रखना, पूछा गया सवाल है। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का अनुभव रखने वाले, समाज सेवा के क्षेत्रों के विशेषज्ञों को, ये विशेषज्ञ होते हैं ना, क्षेत्रों के विशेषज्ञों को, विशेषज्ञ 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ये तो करता है, मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्य? यानी 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। किसमें? राज्यसभा में, जो हमारा संसद का दूसरा सदन है, राज्यसभा। जो कौन कौन से क्षेत्र के होने चाहिए? 4 क्षेत्रों के। नंबर 1 साहित्य, नंबर 2 विज्ञान, क्रम से है, नंबर 3 कला 8, और नंबर 4 समाज सेवा के जो अनुभवी हों, विशेषज्ञ हों, उन 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। अब सवाल उठता है कि कई टीचर कई बुकों में खेल लिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं? खेल। जैसे वो कह रहे हैं सचिन को खेल से लिखाया गया है। कई मनोरंजन लिखा रहे हैं कि जो रेखा है, बॉलीवुड एक्टर की रेखा को मनोरंजन से लिया गया। अरे भैया, खेल नहीं है। खेल वर्ड, मेरे एक टीचर से बहस भी हो गई थी इस बारे में, कोचिंग में लिखा रहा था। तो 4 हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। देखो, जो खेल है, खेल अपने आप में क्या है? कला है। अरे हर कोई से खेल सकता। वो जैसे धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता है तो हर कोई मान लेगा क्या? उसके पास क्या है? कला है। अब डांस करना हर कोई से कर लेगा, वो भी एक क्या है? कला है। एक्टिंग करना, अरे रेखा एक्टिंग ही तो करती है, तो वो क्या है? कला है। तो ध्यान रखना, खेल, मनोरंजन कोई नहीं है। केवल कितने वर्ड हैं? 4 हैं। क्या है? 4। अभी राज्यपाल करेगा तो इन 4 के अलावा एक अलग हो जाएगा, सहकारिता हो जाएगा। वहां 5 क्षेत्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5। परंतु राष्ट्रपति कितने करेगा? अरे राज्यपाल जो विधान परिषद है उसके 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। वहां ये भी बताएंगे, संविधान में 1/6 नहीं लिखा है। संविधान में क्या नहीं लिखा है? 1/6 नहीं लिखा है। अब जो लोग लिखा रहे हैं वो क्यों लिखा रहे हैं? अच्छा सवाल बनता है यहाँ से। तो राज्यपाल तो 5 क्षेत्रों से करता है, परंतु राष्ट्रपति कितने क्षेत्रों से करता है? 4। क्रम से, इनका क्रम भी पूछता है। साहित्य, विज्ञान पूछा गया है, कला और समाज सेवा। 4 क्षेत्रों के जो अनुभवी होंगे, विशेषज्ञ होंगे। जरूरी नहीं है कि वो, हो सकता है कि सभी सदस्य एक ही क्षेत्र से हों, परंतु संभावना ये रहती है कि वो अलग अलग क्षेत्रों के, इन 4 क्षेत्रों से। जैसे अन्ना हजारे है। अन्ना हजारे क्या है साहब? समाज सेवी है। समाज सेवी अन्ना हजारे। कोई वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, तो वो किससे है? अरे भैया, इनको ऐसा प्रावधान क्यों किया गया? इनका प्रावधान क्यों किया गया? देखो, जो विशेषज्ञ होते हैं, क्या होते हैं? जैसे कोई डॉक्टर हुआ, कोई एक्टर हुआ, कोई साइंटिस्ट हुआ, कोई साहित्यकार हुआ बहुत बड़ा, जैसे अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो अब ये क्या है? अब ये भैया राजनीति से ऐसे 2 लोग जो दूर रहते हैं, क्योंकि राजनीति में जो जीत करके आता है वो साहब धर्म और लोगों को जो प्रभावित करने की कला रखता हो वो जीत के आ सकता है।
और हमारे यहाँ जो वोटिंग होती है वो धर्म जाति के आधार पर होती है। तो इस तरीके से ये लोग राजनीति से दूर रहते हैं, परंतु ऐसे लोगों का देश के हित में इनके अनुभवों का उपयोग लेने के लिए संविधान में प्रावधान कर दिया गया है कि ऐसे लोगों को डायरेक्ट मनोनीत कर दे साहब। जैसे मनमोहन सिंह हैं, अरे साहब बड़े बहुत विशेषज्ञ हैं, मनमोहन सिंह हैं बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। अब जैसे वो प्रधानमंत्री बने, मैं यहाँ से मनोनीत नहीं किया गया, जैसे अब राज्यसभा में भी चुनाव का जो प्रक्रिया है, अब मनमोहन सिंह है बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं इकोनॉमी के, अर्थशास्त्र के, परंतु वो राज्यसभा का जैसे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, वो राज्यसभा में मनोनीत होकर आते थे असम से, तो वहाँ देखेंगे। तो इसलिए इनका जो विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे लोगों का भारतीय राजनीति में उनके अनुभवों का योगदान लेने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है, इसलिए इनको मनोनीत करता है। इस तरीके से हमारा अनुच्छेद की हुआ साहब कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 कि उसमें क्या प्रावधान है अनुच्छेद 85 में, और इसको देखेंगे हम अगली क्लास में। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कार्यपालक विधायी शक्तियाँ, जिसमें हमने अनुच्छेद 123 पढ़ा और अनुच्छेद 331 पढ़ा और अनुच्छेद 80 पढ़ा। बाकी की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।